नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ाया यानी कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद, ये आपको पढ़कर आने थे। क्योंकि देखिए तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं जब आपको पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा वो चीजें याद हो, वो चीजें क्लियर हो। और एक और चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि किसी भी बच्चे को यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो उसे जरूर क्लियर करें। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चे ने बताया था कि मैम हमें जो हमारा चैप्टर है अट नहीं रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए उस पार्ट को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे और साथ ही पहले हम इस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है वाच्य। तो देखिए वाच्य जो हमारा टॉपिक है, इसके लिए लास्ट सेशन में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। वाच्य की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वाच्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का क्या अर्थ होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि आप जो बोल रहे हैं, यानी कि आप वाक्य में जो बोल रहे हैं क्रिया, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चल जाता है कि एक तरह से वाक्य में बोलने का मुख्य विषय क्या है, वाक्य में किसकी प्रधानता है। अगर क्रिया जो है कर्ता के आधार पर है तो वाक्य में बोलने का विषय कौन है? कर्ता है। अगर क्रिया जो है कर्म के आधार पर है तो वाक्य में बोलने का विषय कौन है? कर्म है। और अगर क्रिया जो है भाव के आधार पर है तो वाक्य में बोलने का विषय क्या है? आया हुआ निहित भाव है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको समझा था, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की थी और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इससे हमें पता चलता है कि किसकी प्रधानता है। तो उसके लिए हमने पहले 3 वाक्य देखे और उन 3 वाक्यों में हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो तीनों क्रियाएं हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। और वो तीनों क्रियाएं किस किस के आधार पर है वो हमने यहाँ पर देखा। तो जैसे हमने कहा आयुष पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है जो आपकी क्रिया है उसको हमने देखा कि क्रिया जो है पुल्लिंग में है, साथ ही एक वचन है। तो हमारा जो कर्ता है वो भी पुल्लिंग और एक वचन है। तो यानी कि हमें पता चला कि ये जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, गेंद से खेला जाता है, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता, किससे खेला जाता है? गेंद से खेला जाता है। ठीक है, यानी कि प्रश्न करेंगे तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा, गेंद से खेला जाता है यानी कि कर्म की प्रधानता है। तो ये आपका कर्म इसमें बताया कि जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर लिखी गई है। और इसी तरह से तीसरा, नेहा से गाया नहीं जाता, जो नेहा से यहाँ पर हमने लिखा गाया नहीं जाता, वो क्या है आपका? इसमें हमें बताया जाता है कि खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भाव है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको बताया कि भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं हैं और भिन्न भिन्न तरह की आपकी चीजें इसमें हैं। तो इसीलिए इनको हमने अलग अलग 3 भागों में यहाँ पर बांटा। परिभाषा हमने लिखी पहले और उसके बाद हमने लिखा कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी वाच्यों के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर। ठीक है, कर्ता के आधार पर कृतवाच्य, भाव के आधार, कर्म के आधार पर कर्मवाच्य और भाव के आधार पर भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का यहाँ पे भी मैंने आपको नोट करवाया है। ये है आपकी परिभाषा और ये है वाच्य के भेद। तो यहाँ पर जो है वाच्य के जो भेद हमने लिखे हैं उसमें, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 भेद लिखे हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि हम एक एक करके सबको समझेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले कृतवाच्य को समझेंगे कि कृतवाच्य होता क्या है, उसके बाद हम भाववाच्य, कर्मवाच्य को समझेंगे, उसके बाद हम भाववाच्य को समझेंगे। ठीक है, तो
कृतवाच्य पे चलते हैं। सबसे पहले कृतवाच्य को समझते हैं, कृतवाच्य होता क्या है। ठीक है, तो कृतवाच्य, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कृतवाच्य यानी कि जब क्रिया का रूप, क्रिया का रूप अर्थात क्रिया का रूप अर्थात क्रिया के लिंग और वचन, ये मैंने आपको बताया था, क्रिया का रूप अर्थात क्रिया के लिंग और वचन। ठीक है, तो जब क्रिया के लिंग और वचन, अगर आप रूप नहीं भी बोलो, क्योंकि रूप में आपको एक बार के लिए समझ नहीं आएगा, लेकिन आप तुरंत ऐसे बोलो कि जब क्रिया का रूप, रूप यानी कि लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, तब उसे कृतवाच्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसमें क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्ता से होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, क्योंकि जो क्रिया के लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार होते हैं, तब वहां पर कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर बताया यानी कि जिसमें इसमें बोलने का मुख्य विषय क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, जैसे मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है, मुन्ना सोता है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो क्रिया के लिंग और वचन होंगे वो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे, यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, तो अब हमने कहा मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है। अब देखिए मोहन क्या है, इसमें करता है, मोहन क्या है, करता है। ठीक है, और खाता है क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे मोहन के बारे में, आप देखेंगे मोहन है एक वचन। ठीक है, कैसी आपकी ये कैसी संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। कैसा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो बिल्कुल आप देखेंगे क्रिया भी हम उसी तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी, एक वचन और पुल्लिंग, खाता है, खाता है यानी कि एक है, और खाता है यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, रामू पुस्तक पढ़ता है, अगला है एग्जाम्पल, रामू पुस्तक पढ़ता है, तो इसका आप खुद निकालिए। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको मुन्ना सोता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर अगला लिखा हुआ है लड़कियां गीत गाती हैं, और ये इसीलिए लिखा है लड़कियां गीत गाती हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। लड़कियां गीत गाती हैं यानी कि लड़कियां जो आपका शब्द है, ठीक है, वो क्या है, करता है, गीत आपका कर्म है, गाती है आपकी क्रिया है। तो हमने कहा हम क्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा लड़कियां शब्द जो है वो करता है, तो करता आपका बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने कहा कि लड़कियां गीत गाती हैं, गाती हैं। अगर गाती है होता, गाती है होता तो एक वचन था, लेकिन गाती है, बिंदी देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो है शब्द होता है यानी कि जो बहुवचन के लिए है शब्द लिखा जाता है उसे कहते हैं। थोड़ा सा नाक से ये आवाज आती है क्योंकि हम इसमें अंक की बिंदी लगाते हैं, गाती हैं। लेकिन हम अगर सिंगुलर एक के लिए बोलेंगे, एक वचन के लिए, तो गाती है। ठीक है, तो लड़कियां यानी कि बहुवचन शब्द है आपका, और साथ ही ती है लिखा हुआ है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई और आपका कर्ता भी स्त्रीलिंग, क्रिया भी बहुवचन और आपका कर्ता भी बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से कृतवाच्य को हमने यहाँ पर समझा और उसके एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं। और अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से नोट भी कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज आप इसको उतार सकते हैं। और लेकिन लिखना आपको ये है कि जब क्रिया के रूप यानी कि क्रिया के लिंग और वचन, रूप के साथ आप ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिंग और वचन भी लिखेंगे। ठीक है, ये आप सीधे सीधे लिखेंगे कि जब क्रिया का रूप, रूप के बाद लिखेंगे लिंग और वचन, ठीक है, कर्ता के अनुसार होता है, तब उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से नोट करें, नहीं तो हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सोनल कपड़े सी रही है, सोनल कपड़े सी रही है।
अब देखिए ये जो आपका वाक्य है ये भी आपका कृतवाच्य है। कैसे ये आपका कृतवाच्य है? क्योंकि हमने कहा सोनल कपड़े सी रही है। सोनल क्या है? करता है, ठीक है। कपड़े सी रही है क्या है? क्रिया है। तो अब हम क्रिया को देखेंगे सबसे पहले। तो हम देख रहे हैं क्रिया का जो रूप है यानी कि लिंग और वचन है वो किसके अनुसार है? सोनल यानी कि कर्ता के अनुसार है। क्रिया जो है आप देख रहे हैं एक वचन में लिखी गई है और स्त्रीलिंग में लिखी गई है। तो ये क्या है? यहाँ पर आपका एक वचन और स्त्रीलिंग है। तो ये आपका यहाँ पर कृतवाच्य है। और देखिए कुछ कृतवाच्य जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये आप याद रखेंगे, इसको भी नोट करेंगे आप पॉइंट वाइज। दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जो कृतवाच्य होते हैं उसमें दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोनों तरह की क्रियाएं यानी कि अब देखिए इसके लिए फिर से आपको वही पढ़ना है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर आपकी दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं क्योंकि ये आपका कृतवाच्य है, ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं पर कृतवाच्य क्रिया हो भी सकती है वाक्य में, क्रिया नहीं भी हो सकती है वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों अकर्मक और सकर्मक की बात की। तो अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। तो कहीं पर आपकी क्रिया जो है अकर्मक होगी यानी कि वहां पर कर्म नहीं होगा, कहीं पर आपकी क्रिया सकर्मक होगी यानी कि वहां पर कर्म होगा, ठीक है। और तो ये हमने क्लियर किया कि दोनों प्रकार की जो क्रिया है उनका प्रयोग किया जाता है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। तो ये आपका एक क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल भी यहाँ पर काफी सारे आपको बता दिए हैं। ये सारे उदाहरण आप नोट करेंगे, चारों के चारों एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। मुन्ना सोता है, मोहन फल खाता है और रामू पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गीत गाती हैं। ये चारों एग्जाम्पल आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। चारों उदाहरण आप नोट करेंगे। और साथ ही आप एक और लिख सकते हैं जैसे सोनल कपड़े सी रही है। तो ये समझ आया आपको? कृतवाच्य, कृतवाच्य में जो आपकी एक तरह से जो कृतवाच्य के बारे में बताया मैंने वो आपको बहुत ही सरल और सटीक तरीके से हमने पढ़ा। बहुत ही सरल होते हैं हमारे कृतवाच्य। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य। ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। कर्मवाच्य को हम पढ़ते हैं। कर्मवाच्य होता क्या है, ठीक है। कर्मवाच्य तो जब क्रिया का रूप, फिर से सेम चीज आती है कि जब क्रिया का रूप, यानी कि ये जो क्रिया का रूप आपका लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपका लिंग और वचन। क्या अर्थ होता है इसका? क्रिया के रूप का लिंग और वचन, ठीक है। क्रिया के रूप में आपका क्या आएगा? लिंग और वचन। यानी कि जब क्रिया का रूप, यानी कि जब लिंग और वचन किसके? क्रिया के कर्ता के अनुसार ना होकर, अब यहाँ पर ना आ जाएगा क्योंकि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया के लिंग और वचन होंगे वो किसके अनुसार होंगे? वो आपके कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होंगे। क्या होंगे? कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होंगे। तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होगा। और उसमें एक बहुत ही मेन चीज, विशेषता ये है कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्म जो है उपस्थित होता है, ठीक है। और क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। अब जब कर्म उपस्थित होगा, मैंने ये शुरुआत में बताया कि जहां पर कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया आपकी क्या होती है? सकर्मक होती है। हमेशा क्रिया क्या होगी? कर्मवाच्य में सकर्मक होगी। इसीलिए सकर्मक होगी क्योंकि कर्म उपस्थित है। तो यहाँ पर जब कर्म है तो फिर वहां पर कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका कर्मवाच्य। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देख सकते हैं। किसान से हल चलाया जाता है।
किसान से हल चलाया जाता है। यहाँ पर कर्म क्या है? हल है। किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य है। इसमें कर्म जो है उपस्थित है, चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? हल चलाया जाता है। ठीक है, किसान से क्या चलाया जाता है? अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपको बताएगा कि ये आपका कर्मवाच्य है या नहीं है। तो किसान से क्या चलाया जाता है? किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। दूसरा देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन द्वारा, ठीक है, हार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हार बनाया जाता है। किसके द्वारा? मालिन द्वारा। ठीक है, तो जहां पर अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने कहा क्रिया के लिंग और वचन क्या है? कर्ता के अनुसार ना होकर जब कर्म के अनुसार होते हैं। तब ये वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मालिन, हार किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मालिन, यानी कि मालिन कौन है? कर्ता है। ठीक है, अब मालिन के बारे में जानेंगे पहले। तो मालिन जो है एक वचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, एक वचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, और साथ ही दूसरा जो आपका शब्द है, हार बनाया जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर देखना है क्रिया और कर्म का आपस में। ठीक है, तो हार जो है वो एक वचन शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ से मिलाते हैं क्रिया से। जाता है एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। यानी कि जहां पर क्या होता है, जो एक तरह से वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ना होकर, वहां पे वो कर्ता को छोड़ देती है, वो कर्ता के कर्म के अनुसार हो जाती है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अब यहाँ पे आप यहाँ की विशेषता देख रहे होंगे कि जितने भी आपके कर्ता हैं, कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या देखा आपने? आपने देखा कर्ता के बाद या तो से या तो के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तीन चीजें तो आपने याद रखनी है जब हम किसी भी वाच्य को परिवर्तित करेंगे। अभी आगे देखना आप टॉपिक वाच्य परिवर्तन, तो उसमें आप देखेंगे कि जब आप किसी भी वाच्य को परिवर्तित करेंगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर बताया है कि से, के द्वारा या फिर द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन द्वारा, क्योंकि यहाँ पर द्वारा शब्द को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बाकी कर्म ही आपका चेंज हो रहा है, तो हार बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को भी कोई एक्सरसाइज, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेलने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे फुटबॉल का जो आप देंगे एक तरह से परिचय। तो फुटबॉल क्या है? कर्म है, और आपका कैसा वचन है? एक वचन है। ठीक है, और साथ ही पुल्लिंग शब्द है। तो खेला जाता है, खेला जाता है शब्द भी आपका एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक कर्म वाच्य तक क्लियर हो गया। देखिए कर्म वाच्य को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, और उसे ही कर्म वाच्य कहलाता है। और देखिए इसको हमने कहा कि यहाँ पर हमने बहुत ही आसान से उदाहरण जो है आपको दिए, और मैं आशा करती हूँ कि समझ भी गए होंगे आप। और ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, कि जितने भी कर्मवाच्य आपके होते हैं उन कर्मवाच्यों में आपको से, के द्वारा या द्वारा
का बोध होता, मतलब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी ये शब्द हैं, जैसे हमने क्या कहा यहाँ पर, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, वाक्य हमारा अर्थवान हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम दूर से पढ़ेंगे वाक्य में, जैसे हमने कहा मालिन द्वारा, ठीक है, मालिन द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, या मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह से यहाँ पर आपको कोई भी चीज जो है इस तरह से कठिन आपकी ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, आपको घर पर एक बार पढ़ना है। तो इस तरह से हमने चारों एग्जाम्पल फिर से रिवाइज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्म वाच्य के बाद आपका भाववाच्य, ठीक है। नंबर 3 हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, भाववाच्य। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि जो आपका कृतवाच्य होता है उसमें आपके कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया आपकी कर्ता के आधार पर लिखी जाती है। जो आपका दूसरा हमने कर्म वाच्य बताया, तो कर्म वाच्य में भी यही होता है कि जो क्रिया होती है वो आपको इस तरह से एक तरह से प्रस्तुत की जाती है, इस तरह से बताई जाती है कि वहां पर जो कर्ता कारक है फिर उसकी उपलब्धि का कोई महत्व नहीं रहता। तो इस तरह से फिर वहां पर कर्म का ही महत्व रहता है, और जो क्रिया होती है उसके लिंग वचन कर्म के आधार पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में क्या पढ़ेंगे हम, इसी भाववाच्य में जब क्रिया का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार न हो। देखिए भाववाच्य, जब क्रिया का जो रूप है वो कर्ता या फिर कर्म के अनुसार ना हो, ठीक है, और इसके अलावा वो भाव के अनुसार हो, तो तब वहां भाववाच्य होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर, क्रिया के जिस रूप से कर्ता और कर्म के जिस अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, तब वहां पर भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की एक और विशेषता है कि प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, निषेधार्थक वाक्य होते हैं प्रायः। निषेधार्थक का क्या अर्थ होता है, निषेधार्थक का अर्थ होता है कि आपका निषेध प्रकट करने वाले वाक्य। जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे क्रिया सदा, अब इसके लिए ये पॉइंट्स आपने याद करने होंगे, ठीक है। क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक, एक वचन होती है। क्रिया सदैव, अब ध्यान दीजिएगा भाववाच्य की विशेषता, भाववाच्य की विशेषता क्या है कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहेगी, क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, क्रिया हमेशा एक वचन में होगी। ये है आपका भाववाच्य, ठीक है। तो आपने हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने पढ़ा कि जब क्रिया का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर, यहाँ पर जो आपकी क्रिया होती है उसका रूप, रूप यानी कि लिंग और वचन, बार बार नहीं लिखूंगी, जो आपकी क्रिया होती है उसका रूप यानी कि लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ना तो उसमें कर्ता के अनुसार होगा, ना ही उसमें कर्म के अनुसार होगा, बल्कि अन्य किसी भाव के अनुसार वो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि वहां पर भाववाच्य होता है, जैसे नानी से चला नहीं जाता, और प्रायः वाक्य नकारात्मक या निषेधार्थक होते हैं। तो क्या कहें, नानी से चला नहीं जाता, जो क्रिया है वो पुल्लिंग में होगी, अकर्मक और एक वचन होगी, ठीक है। नानी से चला नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपके भाववाच्य होते हैं उनमें भी कई बार इस तरह से का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो आपका भाववाच्य है वो भी कभी कभी जो है इतना, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बता देते हैं, ठीक है, नानी से चला नहीं जाता। तो ये क्या है, आपका प्रायः निषेधार्थक वाक्य है। इस तरह से रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, रागिनी के जो दादाजी है उनसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमने भाववाच्य पढ़ा।
तो ये तीनों चीजें बहुत ही इजी है और आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी इसी तरह से दी गई है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इनको घर पर एक बार अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, समझें, तब इनमें कोई भी डाउट यदि हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो उसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाच्य परिवर्तन। यानी कि बोर्ड एग्जाम्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का वाच्य परिवर्तन। अब देखिए वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों से आपको एक तरह से बताया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर इसको आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है? तो कृत का अर्थ होता है जो एक तरह से काम करने वाला व्यक्ति होता है, वाच्य यानी कि बताने वाला। अब कृतवाच्य बताने की बारी आ गई है। तो किसी क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। किसी भी क्रिया को अगर आपको कृतवाच्य करना है तो कृतवाच्य में आपको बाकी जो चीजें हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, उसी से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। जो क्रिया होगी, ठीक है, उसको कर्म के लिंग और वचन के अनुसार लिखा जाता है, यानी कि उनको एक तरह से लिंग और वचन के अनुसार लिखा जाता है, किसके? कर्म के। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्ता के बाद से, वही चीजें मैंने क्लियर की थी कि कर्ता के बाद आपको से, के द्वारा आदि जो शब्द है उनका आपको यहाँ पर उनको जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, उदाहरण देखिए, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, बिल्कुल सरल सा आपका उदाहरण है, मैंने पत्र लिखा, और इसको यहाँ पर बताया गया है मैंने मुझसे पत्र लिखा गया। अब हमने क्या कहा कि जो हमारा कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता से बाद, कर्ता के तुरंत बाद जो है फिर से मुझे से यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो मुझसे, ठीक है, मुझसे लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, मुझसे खाना खाया गया, मुझसे बाल्टी भरी गई। अब ये देखिए गई स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे मैंने कहा मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरा वाक्य बनाऊं इसमें, तो मुझसे खाना खाया गया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर बाकी चीजें दी जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पर आप लिखेंगे मुझसे पत्र लिखा गया, ठीक है, या मुझसे खाना खाया गया, मुझसे अखबार पढ़ा गया। ठीक है, तो क्रिया आप देख रहे हैं किसके आधार पर है? यहाँ पर क्रिया जो है पहले आपका कर्ता के आधार पर थी, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम उसमें से द्वारा, के द्वारा जोड़ देते हैं। तो वही हमने कहा मुझसे पत्र लिखा गया, मुझ से पत्र लिखा गया। ठीक है, इसी तरह से वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, सरल वाक्य है बिल्कुल, जिसको हम कृतवाच्य कहते हैं। वह दिन में दूध पीता है, तो उसका शुद्ध रूप देखेंगे आपका कर्मवाच्य में, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। और फिर कुछ एग्जाम्पल मैंने और भी लिखवाए हैं, देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, सुधा गीत गाती है, और सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जैसे आपकी चेंजेस करने होते हैं, तो उन चेंजेस में जो सबसे जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी, वो मैंने आपको बताई थी कि जो क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें आ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि रवि पुस्तक पढ़ता है, या रवि टीवी देखता है, तो हम इसको लिखेंगे, अगर यहाँ पर लिखा होगा रवि टीवी देखता है,
तो हम क्या लिखेंगे, रवि से टीवी देखा जाता है, रवि से टीवी देखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, रवि से टीवी देखा जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक और चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस करी है, और जिसमें सबसे जो जरूरी चीज हमने पढ़ी वो हमने तीनों जो हमारी क्रियाएं वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और उसके बाद जो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर शुरू किया है, वाच्य परिवर्तन। मैं आशा करती हूँ कि इसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट होता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और देखिए, तभी आप अपने डाउट्स रख पाएंगे जब आप यहाँ से नोट कर रहे होंगे, क्योंकि तभी आप उसको घर पर रिवाइज करेंगे और तभी प्रश्न पूछ पाएंगे। तो एक बार इसको साथ के साथ नोट डाउन जरूर करें, ये मैं आपको हर बार कहती हूँ, और फिर उसके बाद घर पर रिवाइज करें। बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।